इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। बांग्लादेश का बिगड़ा ताना बाना, हिंदुओं पर निशाना, ये अपने आप में एक तरीके से चिंता पैदा करता है। और इस खबर पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल जी पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से ताल्लुक रखते हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सिंघल, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि हमारे पड़ोस में इस प्रकार के हालात हमारे लिए चिंता तो पैदा करते हैं, लेकिन खास तौर से हिंदुओं अल्पसंख्यकों पे जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, उनके साथ बर्बरताएं की जा रही हैं, किस तरीके से इस स्थिति से आगे बढ़ा जाए, इसको शांति की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, कैसे बात आगे बनेगी? जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है पिछले एक साल में इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ी हैं। और जैसा कि अभी विदेश मंत्रालय में भी जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि 2-3 हजार के करीब जो है इस तरह की घटना जिसके बारे में जानकारी है। और ये जो नया घटनाक्रम शुरू हुआ है, जैसा कि आपकी अपनी रिपोर्ट में भी आपने बताया, ये जो है जो इनके स्टूडेंट लीडर थे वहां पे शरीफ उस्मान हादी, उनकी हत्या के बाद में ये शुरू हुआ घटनाक्रम। और जिस तरह से उसको हिंदू विरोधी, भारत विरोधी उसको जामा पहनाया गया, वो वहां की जो आतंकवादी ताकतें हैं, खासकर जमाते इस्लामी जो उनको लीड कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उन्होंने ये इसको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वहां जो माहौल है वो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी माहौल बनाया जाए, ताकि जो 12 तारीख को जो इलेक्शन, 12 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें उनको कुछ फायदा हो सके। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने अभी जैसा आपने रिपोर्ट में बताया कि हमने उनके साथ बराबर बातचीत चल रही है और उनको बताया है कि जो उनकी जिम्मेवारी है, जो अंतरिम सरकार है, जो खुद लेजिटिमेसी के लिए बड़ा उनके खुद के बड़े सवाल हैं उनके ऊपर कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है। और वो जो है, क्योंकि ये जो जमात इस्लामी की तरह के जो पार्टीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी स्थिरता के लिए, तो वो तो जो है जो एक्शन उनको लेना चाहिए पुलिस को या उनके अधिकारियों को, वो उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो वही लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो भारत सरकार, जहां तक बात है, भारत सरकार ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया है। उनको अभी जैसा कि आपने हमारे जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उनकी भी बात को आपने रखा कि उन्होंने साफ कहा है कि जो इलेक्शन वहां होने वाले हैं वो फेयर हो, इंक्लूसिव हो, और जो अल्पसंख्यक लोग वहां पे हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी वहां की सरकार की है और उनको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता भी है कि हमारे पड़ोस में इस प्रकार के हालात की वजह से। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जहां पे आज बांग्लादेश खड़ा हुआ है, ये रास्ता जाता कहां है? किस तरीके से शांति स्थापित होगी, जमहूरियत का एक तरीके से लोकतंत्र स्थापना हो पाएगी? क्योंकि जो बात अभी सिंघल साहब ने कही और जो विदेश मंत्रालय की या भारत का एक ऑफिशियल लाइन साहब, समावेशी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो तब तो होगा, लेजिटिमेट तरीके से सरकार आएगी। अगर इस प्रकार की स्थितियां रही, अराजकता रही, तो फिर आगे रास्ता जाता कहां है? ये विषय है। और बांग्लादेश का जो एक बेसिक फैब्रिक था, जो 1971 में उन्होंने बंगाली राष्ट्रवाद की जो बात कही थी और इंक्लूसिविटी की बात करी थी, वो मुझे लगता है कि वो एक धुंधली होती चली जा रही है। और आज के दिन रेस जो लग गई है, वो लग गई है कि इस्लाम के सबसे बड़े कस्टोडियन कौन है। और उसमें मोहम्मद यूनुस जैसे आदमी, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया, वो भी उस दौड़ में लग गए हैं कि हम इस्लाम और जो जिस तरीके से एक तरीके से मोहरा बन के जमात इस्लाम का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो पूरा का पूरा समाज को पोलराइज कर रहे हैं मेजोरिटेरियन डिस्कोर्स के बेस पे। और उसमें जो ये रेडिकल्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, जो बेसिकली कोलैबोरेटर्स थे, और वो पाकिस्तान और बंगाली जो अस्मिता है, जो बांग्लादेश और जो बंगाली अस्मिता है, उसके खिलाफ थे 1971 में। और उनमें जो सबसे उनको सॉफ्ट टारगेट लगता है इस पोलराइजेशन में, वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज लगती है। उनका इतिहास रहा है कि पाकिस्तान के डेज में भी आप देखिए कि 1952 में जब बांग्ला भाषा का आंदोलन हुआ, तो सबसे पहले टारगेट हिंदू कम्युनिटी थे। उसके बाद उन्होंने कैप्टाई डैम बनाया जो चित्तौड़गंज हिल ट्रैक में, उसमें चकमा जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको परसिक्यूट किया। 1971 में जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया, मारे गए, वो हिंदू कम्युनिटी थी। और लगातार ये जो परसिक्यूशन है हिंदू कम्युनिटीज़ का होता जा रहा है। जो आप मोतवा कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर लोग बांग्लादेश में थे, इनको
वहां से फोर्सफुली माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया, जिनको आज जी। भारत ने नागरिकता दी है, तो जो बंगाल में वेस्ट बंगाल में जो आ गए हैं, तो ये परसिक्यूशन और इनके मॉरल बढ़ते जा रहे हैं। ये बेसिकली इस डिस्कोर्स के आधार पे एक भय क्रिएट कर रहे हैं वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, उनकी उनको फोर्सफुली वहाँ से देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। और यहीं जी। तक ही नहीं, वहाँ का जो मॉडरेट मुस्लिम है, जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है और बंगाली जो अस्मिता की को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी मजबूर किया जा रहा है, उनको भी फोर्सफुली वहां से परसिक्यूट करके बाहर भेजा जा रहा है। तो एक चिंता का विषय है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के ये खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, जो जी। उनकी भाषा बदली हुई थी, मुझे लगता है ये सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक्स है, नैरेटिव्स हैं वो, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2001 से 2006 के बीच में, वो तो पूरा का पूरा जमात इस्लाम की राह पे चलने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपने आप में कहीं बहुत पीछे की बात नहीं है, कुछ वर्षों पहले का एक तरीके से पूरा इतिहास देखने को मिला है। एम्बेसडर सिंघल, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है किस तरीके से बात अब आगे बढ़ेगी। चिंताएं हैं, लेकिन समाधान होगा कैसे? हमारी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए कि हमारे पड़ोस का मामला है, तमाम हिंदू अल्पसंख्यकों पे वहां पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब समाधान के लिए जब अंदर से ही अगर आवाज उठती है, बांग्लादेश से ही, उसको भी दबाने की कोशिश होती है, समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, समाधान तो इस तरीके से निकलेगा कि जो वहां की जो सरकार है या जो नई सरकार वहां पे आएगी, सबसे पहले तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो वहां समस्या खड़ी हुई है, ये पॉलिटिकल समस्या नहीं है, ये कम्युनल और एक्सट्रीमिस्ट की समस्या है। तो जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे वहां की सरकार या वहां के जो अभी जो नुमाइंदे हैं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से इनके जो ये रहमान साहब ने बात की है अभी 2 दिन से, तो उससे थोड़ी उम्मीद जग रही है कि शायद उनको महसूस हो रहा है कि लिबरल फोर्सेस को लीड उनको करना पड़ेगा, जो उन्होंने पहले किया था 2006 में, 1 से 6 में, जब जमात के साथ में बीएनपी की पार्टनरशिप थी। तो उस वक्त जमात जो है जूनियर पार्टनर था और ये बीएनपी उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। अब क्या है कि जमात जो बीएनपी की पोजीशन थी उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए उनको आपस में टकराव हो गया है। और दूसरी तरफ अवामी लीग पर वहां बैन लगा दिया गया है, तो जो लिबरल फोर्सेस हैं उनको कोई वॉइस नहीं है। तो बीएनपी को ये बहुत अच्छा मौका है कि जो लिबरल फोर्स है उनको वो लीड करें, ताकि जमात जो स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है उसको वो स्पेस ना दे। जी। और पिछले 2-3 दिन में जिस तरह की उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उससे जो लग रहा है कि उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है। और ये रहमान साहब जो है वो कोशिश करेंगे कि मॉडरेट पोजीशन पर रहें और हिंदू, सिख और जो हिंदू, ईसाई और जो बुद्धिस्ट जी। हैं, उन कम्युनिटी को अपने साथ में रखना चाहेंगे मेरे विचार से, ताकि जमात को वो जो कोशिश है उनकी, उसमें वो कामयाबी ना मिले। बिल्कुल। संजय भारद्वाज जी, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो मिस्टर सिंघल साहब ने कही है कि अगर एक स्पेस जो कहीं वैक्यूम की वजह से नजर आ रहा है, अगर कट्टरपंथी धड़े उसको हासिल कर लेंगे बांग्लादेश में, तो ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, उस प्रकार की जो तंजीमें हैं, उनका स्पेस लगातार कम होगा। क्या तारिक रहमान के बाद, उनके इस कल के बयान के बाद से, क्या उस दिशा में कुछ बात आगे बढ़ती दिखाई पड़ती है? शांति स्थापना को लेकर उनके द्वारा तमाम कही गई बातें, या सबका बांग्लादेश के द्वारा कहने की जो बात है, क्या एक रास्ता दिखाई पड़ता है, एक उम्मीद बनती है इससे? देखिए, ये बात ठीक है कि 1971 की जो लड़ाई थी उसमें जियाउर रहमान की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ग्लोरीफाई भी करते थे। वो कहते थे कि जो आज़ादी की जो घोषणा की थी वो जियाउर रहमान की, और ये कंटेस्टेशन अवामी लीग के साथ था। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर इस बात को मानते हैं और 1971 की स्पिरिट को अगर जिंदा रखते हैं, तो एक उम्मीद बनती है कि बांग्लादेश में जो एक प्रोग्रेसिव सेकुलर वॉइस है उसको एक आवाज़ मिलेगी। क्योंकि लेकिन उसमें मैं एक बात, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि जब तक वहां पे इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं होगा, समावेशी पार्टिसिपेटरी इलेक्शन नहीं होगा, और अवामी लीग जो है, जिसका पैन बांग्लादेश प्रेजेंस एक बहुत बड़ा काडर है, उसको चुनाव में शामिल नहीं किया जाएगा, तो वो उस चुनाव की क्रेडिबिलिटी पे एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा और वहां पर राजनीतिक स्थायित्व नहीं आएगा। क्योंकि ये चुनाव में मैं बात मान के चलिए कि फरवरी में चुनाव होते हैं, तो 30 से 35% लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो अवामी लीग के काडर है। तो इस पे
मुझे लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी और डिप्लोमेटिक तरीके से भारत और बाकी देशों को ये एक व्यवस्था करनी चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि वहां पे पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव चुनाव हो और डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी सरकार चुनी गई, अगर बीएनपी इतनी पॉपुलर है और तारिक रहमान इतने पॉपुलर है तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन कम से कम जो कट्टरपंथी दल हैं, जिसमें इस्लामिक ओक्यो जोत है, जो एक इस्लामिक ओक्यो मंच भी बन रहा है, और जिसमें इनके डिफरेंट प्रॉक्सीज हैं, जमात इस्लाम के डिफरेंट चेहरे हैं, वो सब उनको मार्जिनलाइज करने का एक मौका मिला। क्योंकि जमात इस्लाम का कभी भी वोट बैंक 10 से 12% से ज्यादा नहीं रहा। 1991 में 12% था, फिर 8% हो गया, 2001 में 4% हो गया, और अभी तो बिल्कुल ही वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन उनको जो ऑक्सीजन कट्टरपंथी आईएसआई और पाकिस्तान और तुर्की ने जो एक ऑक्सीजन दिया है, और मोहम्मद यूनुस उनका एक मोहरा बना है, उससे दोबारा से लोगों में इस्लाम की और कट्टरपंथ की राजनीति करने का बांग्लादेश में मौका मिला है। लेकिन तारिक रहमान के आने से एक उम्मीद बनी है कि अभी भी जो डेमोक्रेटिक वॉइस है, क्योंकि उन्होंने जो बांग्लादेश के लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया, वो बंगाली राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के लिए सेक्रीफाइस किया था 1971 में। तो मुझे लगता है कि दोबारा से बंगाली जगेंगे और एक ऐसी सरकार को, एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार को चुनाव करेंगे जो न केवल बांग्लादेश के हित के लिए हो, पूरे दक्षिणी एशिया में एक समावेशी समाज की बात करे। और मुझे लगता है वही बांग्लादेश के हित में होगा, क्योंकि बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा था इकोनॉमिकली, एक ग्रेजुएट हो रहा था डेवलपिंग कंट्रीज की तरह। उस धारा को मुझे लगता है कि अगर एक लोकतांत्रिक सरकार होगी तो निश्चित रूप से बिल्कुल वो आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा, और वो स्थिति अब उलट दिखाई पड़ती है। सुशील कुमार सिंघल जी, क्योंकि भारत की जो चिंताएं हैं, कैसे वहां पे शांति स्थिरता हो और एक सही तरीके से व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की चुनी हुई सरकार से आगे बढ़े, इस प्रकार की चिंताओं को कैसे वैश्विक समर्थन मिलेगा, उसका भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़े, ताकि वहां जो अंदर खाने बांग्लादेश में चीजें चल रही हैं उसमें सुधार की गुंजाइश और जल्दी और तेजी से बनती हुई दिखाई पड़े। सिंघल जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारत, जहां तक भारत चाहता है कि भारत का जो नेबरहुड है वहां पीस रहे और शांति बनी रहे और वहां व्यवस्था रहे, क्योंकि भारत का, अगर भारत का आसपास के देश आराम से रह रहे हैं तो भारत भी आराम से रहेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नेबरहुड में, अगर हमारे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे ऊपर भी असर पड़ता ही है उसका। और भारत का उद्देश्य है, भारत जो इकोनॉमिक, उनका जो एजेंडा है हमारा 2047 का, कि भाई डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसके लिए हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे को और तेजी से बढ़ानी है। उसके लिए तो हम इसमें ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहेगा भारत, इस जो आजकल बांग्लादेश में हो रहा है। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, इसके बारे में इसकी आवाज उठाने की बात है, मेरे विचार से भारत सरकार जो है ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रही है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है, यूएस कांग्रेस से भी स्टेटमेंट आ रहा है, और आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि और भी देश हैं जो उन्होंने इसके बारे में आवाज उठाई है। इवन तारिक जो है, अगर देखें उनका स्टेटमेंट जो कल दिया है, उन्होंने भी इंक्लूसिव इलेक्शन की बात की है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उनको उम्मीद है कि बीएनपी, क्योंकि आवामी लीग तो बहुत कमजोर पड़ चुकी है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से उसके लोगों को उसको पकड़ा गया है, करा गया है उनके साथ में, तो बीएनपी चाहेगी कि जैसा भी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि लेजिटिमेसी, वो चाहेंगे कि अगर आवामी लीग पार्टिसिपेट करती है तो किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा कि बीएनपी गलत तरीके से चुनावी एक तरीके से वैधता होती दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया दोनों का। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार